नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। जी हाँ, आपको पहचान करना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा गलत है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम उप प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और बात करें ऑप्शन ए का, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। वहीं बात करें प्रथम शिक्षा मंत्री का, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और बात करें ऑप्शन सी का, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 नंबर प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें ऑप्शन ए का, तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और बात करें ऑप्शन बी का, तो 15 अगस्त 1947 को अपना प्यारा देश भारत आजाद हुआ था। और बात करें ऑप्शन डी का, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न का, तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिना किसी राज्य की सहमति के संसद पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 253 एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर प्रभाव देने के लिए विधान के बारे में बताता है। ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए आज का 4 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं। जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है। तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मूल कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, लेकिन बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है, 11। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 5 नंबर प्रश्न को, तो 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। तो अनुच्छेद 297 पर लागू किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 6 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खिज्र खान दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित है और यह दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। ये भी आप याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली के क्लास के वीडियो का जो पीडीएफ होता है, वो भी आपको फ्री में दिया जाता है रिवीजन करने के लिए। 7 नंबर प्रश्न है, 1769 से 1770 के बीच बंगाल का अकाल किसके कारण बदतर हो गया था। जी हाँ, 1769 से 1770 के बीच बंगाल का अकाल निम्न में से किसके कारण बदतर हो गया था। तो चेचक महामारी के कारण 1769 से 1770 के बीच बंगाल का अकाल जो है बदतर हो गया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो भारत में सबसे विनाशकारी अकाल 1943 में बंगाल का अकाल था और इस अकाल ने बंगाल प्रांत में 30 लाख लोगों की जान ले ली थी। ये भी आप याद रखते हुए चले।
देख लेते हैं आज का 8 नंबर प्रश्न को। तो भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 में भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना किसने किए थे? तो जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट ने 1664 में भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करिए 9 नंबर प्रश्न का। तो बिहार में किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? जी हाँ, बिहार में किसान सभा आंदोलन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में किसान सभा आंदोलन शुरू हुआ था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और किसान सभा का गठन कब किया गया? तो 17 नवंबर 1929 को। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 10 नंबर प्रश्न का। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन वर्ष 1991 में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें आज का 11 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में लूसी बोली बोली जाती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से राज्य है जिसमें लूसी बोली बोली जाती है? तो मिजोरम राज्य में लूसी बोली बोली जाती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें अधिक जानकारी की, दुहलियन बोली भी इसे कहा जाता है। किसे? लूसी बोली को। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुहलियन बोली कौन से राज्य में बोली जाती है? तो मिजोरम राज्य में। चलिए देख लेते हैं आज का 12 नंबर प्रश्न को। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? जी हाँ, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो चंदौली जिले में स्थित है। ये भी आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं आज का 13 नंबर प्रश्न को। तो रामागुंडम विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, रामागुंडम विद्युत संयंत्र जो है निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए फेमस है? तो तापीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए फेमस है रामागुंडम विद्युत संयंत्र। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामागुंडम विद्युत संयंत्र जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। चलिए देख लेते हैं आज का 14 नंबर प्रश्न को। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जी हाँ, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का, तो ये जो है मुंबई में है। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 15 नंबर प्रश्न का। तो विश्व की प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है विश्व की प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर झील। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सांबर झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। और बात करें विश्व की, तो विश्व की खारे पानी की झील सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 16 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? जी हाँ, दिए गए ऑप्शन में से आपको पहचान करके बताना है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो आयकर यानी इनकम टैक्स जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अप्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाने वाला कर है जो अन्य व्यक्तियों को दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं आज का 17 नंबर प्रश्न को। तो आज का 17 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण करना था? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण करना था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल का, तो 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 18 नंबर प्रश्न को। तो भारत सरकार का नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। तो 1 जनवरी
2015 को भारत सरकार का नीति आयोग जो है अस्तित्व में आया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें इसकी मुख्यालय का, तो नई दिल्ली में है नीति आयोग का मुख्यालय। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए देख लेते हैं आज का 19 नंबर प्रश्न को। तो किस राज्य में सर्वाधिक चाय बागान है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक चाय बागान है? तो असम राज्य में सर्वाधिक चाय बागान है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दूसरे नंबर पे कौन से राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। ये भी आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारत में श्वेत क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जी हाँ, नॉर्मन बोरलॉग को निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब? तो वर्ष 1970 में। और यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 22 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विंबलडन जो है विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें इसकी शुरुआत का, तो 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। देख लेते हैं आज का 23 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक पदार्थ है? जी हाँ, दिए गए ऑप्शन में से आपको चॉइस करना है, पहचान करना है कि कौन एक अर्धचालक पदार्थ है। तो सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक पदार्थ है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक अर्धचालक में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख लेते हैं आज का 24 नंबर प्रश्न को। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? जी हाँ, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए 25 नंबर प्रश्न का, तो खरीफ फसलों की कटाई किस माह में की जाती है? जी हाँ, खरीफ फसलों की कटाई किस माह में की जाती है? तो सितंबर से अक्टूबर के बीच खरीफ फसलों की कटाई की जाती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसे बोया कब जाता है? तो जून से जुलाई के बीच जो है खरीफ फसलों की बुआई की जाती है। और वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? जी हाँ, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। और बात करें इसकी स्थापना का, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किए थे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न का, तो पारिस्थितिकी किसके अध्ययन से संबंधित है? जी हाँ, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है या इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जीवित और गैर जीवित घटकों के बीच परस्पर संबंध से संबंधित है पारिस्थितिकी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 28 नंबर प्रश्न को। तो राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? जी हाँ, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें इसकी स्थापना का, तो वर्ष 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। 29 नंबर प्रश्न का, तो स्व परागन से डैश होता है? जी हाँ, स्व परागन से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो अंतः प्रजनन जो होता है स्व परागन से होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और स्व परागन तब होता है जब पराग कोश के पराग एक ही फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के एक और फूल पर जमा होता है, तब होता है। ये आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं आज का 30 नंबर प्रश्न को। निषेचन के बाद बीजांड और अंडाशय विकसित होकर क्या बनते हैं? जी हाँ, निषेचन के बाद बीजांड और अंडाशय विकसित होकर क्या बनते हैं? तो बीज और फल बनते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और निषेचन तब होता है जब शुक्राणु कोशिकाओं में से एक डिम के अंदर अंडे के साथ संपर्क में
आता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 31 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के नियम से सबसे अधिक विचलित होता है? तो निम्न तापमान और उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के नियम से सबसे अधिक विचलित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें आज का 32 नंबर प्रश्न का, तो किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जी हाँ, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न है, हाइपोथैलेमस मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? जी हाँ, हाइपोथैलेमस मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मस्तिष्क का हिस्सा है हाइपोथैलेमस मानव शरीर के। और मानव शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हाइपोथैलेमस, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो लैक्टिक अम्ल किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो इनमें से सभी के द्वारा लैक्टिक अम्ल को उत्पन्न किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें आज का 35 नंबर प्रश्न का, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। जी हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो निम्नलिखित में से किसको परिवर्तित करती है? तो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, आपको अगर आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।